हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। वैसे तो आप लोग बेसिक सा क्लास और बेसिक सा इसके बारे में जानकारी होगा ही, लेकिन क्लास 10th में कुछ इसका अलग ही मजा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स के हम लोग जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस की बातें करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ आयोनिक बॉन्ड्स की बातें करें, ये भी हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट अगर बात करें बच्चों जो होगा वो आपको वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे, समझे, और मेटल्स नॉन मेटल्स में किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से ही हमको पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन बी पॉजिटिव के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ आयोनिक कंपाउंड्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शंस एंड मेटल्स, मतलब किस तरीके से। अच्छा, अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करें बच्चा, तो इसका मतलब ये हुआ मेटलर्जी की बात करें, तो मेटलर्जी हम लोग सीखने वाले हैं, जो किस तरीके से जो है ना मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे उसके ओर्स के साथ, ठीक है ना, उसके स्टेप्स भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कोरिजन्स के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करेंगे। देखिए बच्चों, मेटल्स हम लोग उसको बोल सकते हैं जो लस्टर्स होता है, जो शाइनिंग होता है, जो डक्टिलिटी होता है, जो हार्डनेस होता है, जो कंडक्ट करता हो इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट को ऑब्जर्व करता हो, ठीक है ना, उसको आप क्या कहिएगा, मेटल्स। जैसे कि आप जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अब इसी का ठीक उल्टा अगर बात करें नॉन मेटल्स के बारे में, तो नॉन मेटल्स हम लोग किसको कह सकते हैं, जो हार्डनेस नहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होगा, मतलब लस्टर्स नहीं होगा, सोंडरस नहीं होगा। सोंडरस का मतलब होता है जिसमें साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, जो डक्टिलिटी नहीं होगा, मेलेबिलिटी नहीं होगा, जिसमें कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों क्या है ना, क्लास 10th का जो टॉपिक है इतना ही पे नहीं रुकता है, क्योंकि इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा एक्सेप्शंस के साथ। जब तक आप एक्सेप्शंस अगर ध्यान अगर नहीं रखोगे तो क्वेश्चंस क्या है ना, इसी इर्द गिर्द घूमते हुए रहता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, इसीलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है जो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए, तो पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लस्टर्स, ठीक है ना। तो लस्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल जितने भी होंगे सबका सब क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें नॉन मेटल्स के लिए, तो इसका बोला दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन, जो कि आपको देखने को मिलेगा जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना, जो 17th नंबर जो ग्रुप होगा, 17वां नंबर जो ग्रुप होगा, उसमें आता है आयोडीन, ठीक है ना, जो कि पूरे हेलोजनस ग्रुप है, जो चमकीला वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी आपको नजर आ रहा है सबका सब क्या है, नॉन मेटल्स टाइप के हम बोल सकते हैं। अच्छा, आपने अगर बात करें अब चार्ज के बेसिस पे भी आपने सीखा होगा, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे अगर बात कर लीजिए आप क्लोरीन का, ठीक है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1 होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। और वही अगर मान लीजिए यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में क्या होता है, +1 चार्ज होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा। या आप कैल्शियम की बात करो, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन की बात करते हो, तो 2 नेगेटिव के हिसाब से बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है बच्चों। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया जो शाइनिंग वाला होगा। अब यहाँ पे देखो हार्डनेस, तो जो अगर बात करें मेटल्स होता है जनरली वो हार्डनेस होता है, जैसे दे आर जनरली हार्ड। लेकिन एक्सेप्शन देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन बहुत अच्छी बात है, जो आपको जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। जैसे एक्सेप्शंस की अगर बात करें, सोडियम, लिथियम एंड पोटासियम इतने ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है, इतने ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है कि इसको आप चाकू से भी, नाइफ से भी क्या कर सकते हो,
कट कर सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि सारे के सारे जो चीजें हैं जो करंट पास करने वाला होता है, ठीक है ना, या जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर मान लीजिए केमिकली अगर आयंस के हिसाब से, वैलेंसीज के हिसाब से अगर देखते हैं, चार्ज के हिसाब से देखते हैं, तो जरूरी नहीं है वो सबका सब मेटल ही होगा, क्योंकि एक्सेप्शंस भी है, ठीक है ना। वो मेटल जरूर है, लेकिन एक्सेप्शन सॉफ्टनेस के हिसाब से, ये हार्डनेस की बात कर रहे हैं। ये देखिए सोडियम Na की बात करें, सोडियम क्या होता है, Na होता है। अब Na जिसका केमिकल मान लीजिए आपने लेटिन यहाँ पे लिखा सोडियम सिंबल, तो ये आपको पता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, मेटल्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट नेचर का होता है। जब ये सॉफ्ट नेचर का होता है तो हार्डनेस नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लिथियम की बात करें, ये भी क्या है, सॉफ्ट नेचर का है। पोटासियम की बात करें, ये भी क्या है, सॉफ्ट नेचर का है, जिसको आसान तरीके से क्या किया जाता है, कट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में देखो हार्डनेस में अगर बात करें, तो वैसे मैंने बता दिया, जो नॉन मेटल्स होता है ना, जनरली होता है सॉफ्ट नेचर का। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, जितने भी नहीं, एक्सेप्शंस, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेप्शन के साथ हम लोग को चलना पड़ेगा। ये नहीं जितने हैं सारे हैं सबका सब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ बोला गया जनरली जो होता है ये सॉफ्ट नेचर का होता है। जो एक्सेप्शंस जैसे डायमंड, तो डायमंड नॉन मेटल्स है, क्योंकि इसमें अगर बात करें जो लेबलिंग होता है, इसका जो पूरी तरीके से बॉन्डिंग होता है ना, बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। अब तगड़ा होता है इतना, बहुत ज्यादा एकदम से हार्ड है, ठीक है ना, पूरे तरीके से अगर कहें इतना ज्यादा हार्ड है, आपको पता ही होगा। लेकिन क्या है ना, ये हार्ड होने के बावजूद इसमें करंट पास नहीं हो सकता है। अब ये हार्ड है, तो हमने क्या बोला, अगर हार्ड होता है तो उसको आप मेटल बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें बोला गया है ये कार्बन वाले सब्सटेंसेस से बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि ये कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस है, इसमें से करंट पास नहीं करा सकते। डायमंड में से करंट पास नहीं होता है, ठीक है ना। वही अगर बात करो, अगर मान लो ग्रेफाइट लिए तो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉप्स है, ठीक है ना। तो कार्बन का ही अगर इलेक्ट्रॉप्स है, अगर बात करें यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में क्या होता है ना, करंट पास होता है। और जब करंट पास हुआ तो वो माना जाएगा मेटल्स, क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर का है। ग्रेफाइट कैसे नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। अब वो सॉफ्ट नेचर का है, करंट पास हो रहा है। अच्छा आप देखो, सॉफ्ट नेचर का होना क्या होता है, नॉन मेटल। लेकिन ग्रेफाइट की बात अगर वो सॉफ्ट नेचर का है, लेकिन करंट उसमें पास कर जा रहा है, इसी वजह से उसको किस में रखा जाएगा, मेटल्स में, करंट पास होने की वजह से। अब ये देखो डायमंड है, तो डायमंड में जो है ना करंट पास नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंसेज है, नेचुरल सब्सटेंसेज है कार्बन का, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये बातें क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे बच्चों। आगे बोला स्टेट, स्टेट अगर बात करें, जितने भी मेटल्स होंगे लिखा हुआ यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे आप स्टेट की बात करें, सॉलिड लिक्विड गैसेस होता है ना, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बोला गया जो स्टेट होगा वो जनरली कैसा होगा, सॉलिड स्टेट होता है। और ये ध्यान रखिएगा, यही बात ध्यान रखिएगा, अगर नॉन मेटल्स की बात करें, ये सॉलिड भी होता है और गैसेज भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसेज नेचर का भी हो सकता है। एक्सेप्शन देख लेते हैं यहाँ पे मेटल्स के लिए। अगर मेटल्स का आप देखिए मरकरी, तो मरकरी अगर बात करिए सॉलिड नेचर का नहीं है तो मेटल, ये है तो मेटल, लेकिन ये मरकरी अगर बात करें इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे आप थर्मामीटर में अगर बात करें, ठीक है, कीमती के हिसाब से, तो वहां पे भी आपको मरकरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो एग्जिस्ट जो बोला यहाँ पे, ये ठीक है गैसेज में होगा, सॉलिड में होगा, लेकिन बच्चों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ पे ब्रोमीन देख लो, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल्स में यहाँ पे नहीं दिया गया, ब्रोमीन्स यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक तरीके से ये सॉलिड और गैसेज के हिसाब से दिया गया है, सॉलिड एंड गैस, ये एक्सेप्शन दिया गया ब्रोमीन के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। वही अगर बात करें बच्चा यहाँ पे मेलेबिलिटी के लिए, तो मेलेबिलिटी किसको बोल सकते हैं, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट, जिसको हम लोग थीन शीट पूरे चदरा के फॉर्म में, ठीक है, पतला कर सकते हैं, ठीक है, पीट पीट के जो है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेलेबिलिटी कर सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेलेबिलिटी, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स को हम लोग जो है ना थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा बच्चे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक्सेप्शन के साथ नहीं कह सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होता है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपसे पूछा जा सकता है। जो गोल्ड एंड सिल्वर है किस टाइप के मेटल्स में आएंगे, तो आप बोलिएगा मेलिएबल्स मेटल्स होते हैं, जिसको थीन शीट में पीट पीट के जो है ना पूरा लंबा सा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें बच्चा डक्टिलिटी के लिए, तो डक्टिलिटी किसको बोल सकते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, मतलब इसको वायर में हम लोग जो है ना जितने भी मेटल्स होंगे उसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन इसका अगर बात कहिएगा नाम यहाँ पे नॉन मेटल्स का, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रिटल फॉर्म के हिसाब से होता है। अब जैसे ही इसको अगर आप कीजिएगा तो ये फिर आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अब वही अगर बात करें मेटल्स के लिए, तो मेटल्स क्या होता है, तो मेटल्स होता है आपका कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप क्या कहिएगा, मेटल्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है वो जनरली अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने अभी बात किया, जैसे देखिए नॉन मेटल्स क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा हुआ है, तो नॉन मेटल्स में अगर बात करिएगा यहाँ पे कंडक्ट ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये एक्सेप्शंस में है, ठीक है ना। सॉफ्ट नेचर का बात आपको समझा चुके हैं। वही अगर बात करें बच्चा कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप सिल्वर की बात करो, कॉपर की बात करो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट ध्यान रखिएगा, हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट होता है कंडक्टर ऑफ हीट के लिए, वही लीड मरकरी बोला गया पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वही इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करने वाला होता है गोल्ड, जो कि अच्छे खासे ठीक होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये आपको समझ में आ गया, मैलिबिलिटी समझ में आ गया, डक्टिलिटी समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी के हिसाब से, तो देखो मेटल्स के पास जो जनरली हाई डेंसिटी होते हैं, मेटल्स के पास अगर बात करें जनरली क्या होता है, हाई डेंसिटी होते हैं, जनरली हाई डेंसिटी होगा एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बातें करें, ये सब इसके क्या होते हैं, ज्यादा होता है। लेकिन नॉन मेटल्स के पास अगर कहे बच्चा यहाँ पे, तो बहुत ही कम जो है ना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो डेंसिटी होते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी भी कम होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन डेंसिटी एक चीज का आपको एक्सेप्शन याद रखना है, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के, क्योंकि इसके डेंसिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपने देखा उसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सोनरस की बात करें तो मेटल्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है ना आपको साउंड प्रोड्यूस करेगा, और खासकर सॉलिड में तो करबे करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा, जो मेटल्स होते हैं वो खासकर सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड एज वेल एज अगर कहें तो गैसेज में भी आते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें बच्चा यहाँ पे सोनरस के लिए, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, जैसे कि मैंने अभी बोला जो सोनरस जो होगा वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हार्ड सरफेस होगा। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करता, इसके पास कोई साउंड प्रोड्यूस होता ही नहीं है जनरली। ऑक्साइड्स की बात करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर का होता है, जैसे आप एसिड बेस में आप समझ चुके हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड की बात करें, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हो गए जनरली क्या होता है, बेसिक इन नेचर्स का होता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है, जो कि आपको पहले से मालूम है, मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो बात आपको समझ में आ गया। जो मेटल्स या नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस के साथ मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझाने का यहाँ पे कोशिश किया, जो आप कितने समझ गए हो आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है ना। और कहीं भी आपको लगे प्रॉब्लम, सब इसको क्या बोल सकते हैं या नहीं, तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज ये तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, केमिस्ट्री को सीखने के लिए बेसिक जो चीजें हैं ना वो आपको पता होना चाहिए, जैसे वैलेंसीज का निकालना, चार्ज का निकालना, ठीक है ना। अगर ये आपको क्लियर है तो 100% गारंटी है जो आपको केमिस्ट्री समझ में आता होगा। अब वही अगर मान लीजिए आपके जो वैलेंसीज क्या है, चार्जेस क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब में अगर दिक्कत है तो आपसे ये चैप्टर जो है ना उतना समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए आप बेसिक केमिस्ट्री फोकस करो, और आप हमें कमेंट करना जो बेसिक आपको अगर केमिस्ट्री सीखने हैं तो उसके लिए भी आपके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आप केमिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, फिजिकली, मतलब फिजिकली अपीयरेंस दिखा तो मैंने उसको बता दिया वो क्या होगा, जनरली मेटल्स होगा या नॉन मेटल्स होगा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस वाली बात है। लेकिन अगर केमिकल की बात करें तो केमिकल में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आयंस के साथ, बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको जो है कंबाइन करेंगे और फिर उसके प्रोडक्ट देखेंगे क्या होने वाला है मेटल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एयर, अगर एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्शंस अगर करते हो बच्चों, तो देखो क्या क्या आपको जनरली मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे आप मैग्नीशियम ले लो, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कर लो, मैग्नीशियम आपका क्या होगा, मेटल्स होगा, और O2 तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चा, देखो बैलेंस करके आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो बैलेंस के साथ लिखोगे, सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखोगे हाँ सर ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने यहाँ पे क्रैश प्रोसेस करवा दिया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है
एक ऑक्सीजन। तो आपको पता है बैलेंस करना, आपने फर्स्ट चैप्टर सीख रखा होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। आप ये दोनों क्या बराबर है, मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करोगे, कोई भी मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिया कॉपर। अब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अगर मिला दिया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो कि जनरली किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। अच्छा, कलर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंपल से बात ये ध्यान रखना है, अगर आप मेटल्स लेते हो और ऑक्सीजन, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। बात समझ में आ जाना चाहिए। वही कॉपर प्लस ऑक्सीजन की बात करें क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैंने अभी बताया, तो जैसे अगर आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाओगे, रिएक्ट कराओगे केमिकली, तो बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और भी आप एग्जांपल्स आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विथ O2। अगर आप रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज आपको जैसे कि जनरली पहले से मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे बच्चा, यहाँ पे जो बात करने वाला हूं, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, क्योंकि यहां से जो है ना आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं। आप देखो, जैसे मैं यहां पे बात करूं, अगर आप सोडियम और पोटासियम की अगर बात करो, सोडियम पोटासियम इतना ज्यादा अगर बात करें जोरदार रिएक्शंस करता है ना, इतने ज्यादा जोरदार रिएक्शंस करता है, ये वैग्रोसिली इतना होता है कि इसको जो है केरोसिन के तेल में, केरोसिन का जो ऑयल्स होता है ना, उसमें डुबा के रखा जाता है। क्योंकि जैसे ही अगर ये एयर के कांटेक्ट में अगर आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत इसमें आग लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इतने ज्यादा ये रिएक्टिव्स होते हैं। तो बोला गया यहाँ पे जो सोडियम और पोटासियम सो वैग्रोसिली, ठीक है ना, वैग्रोसिली दैट दे आर कैचेस फायर कीप्ड इन द ओपन, सो दे आर कीप्ड इन द इमर्स इन केरोसिन ऑयल। ठीक है ना, अगर बात करें इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैग्रोसिली मतलब बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, ये सब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करो, ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है ना। अब ये इतने ज्यादा खतरनाक होता है, आप बोलेंगे सर सोडियम अब प्लस में अगर आप ऑक्सीजन को मिला दो तो बोलिएगा सर सोडियम यहाँ पे जो है ना ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, सोडियम सोडियम का एक चार्ज होता है, इसका 2 होता है, तो Na2O बन जाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब ये सोडियम ऑक्साइड अगर बन गया तो आप क्या रिएक्ट तो करा, लेकिन क्या है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा केरोसिन तेल में, ऑयल में डुबा कर रखो, ठीक रहेगा, नहीं तो फटाफट आग लगता चला जाएगा। वैसे सरफेसेज ऑफ मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, लीड की बात करें, पीवी का मतलब क्या होता है, लीड आर द कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करना, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। ठीक है ना, अगर ऐसा अगर स्थिति अगर बना रहा तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सरफेसेज ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लीड और कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि दोबारा जो है उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके, बढ़ोतरी ना हो सके। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अगर गेन हुआ फर्दर तो पता चला वो रिएक्ट होते चला गया। ठीक है ना, इसीलिए इसको फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, जो आयरन होते हैं, ठीक है ना, Fe की बात करें तो बोला गया आयरन डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है, ये बोला कि हीट के साथ बोला जाए यहाँ पे, बट आयरन फाइलिंग्स बोला गया बर्न हो जाएगा जल्दी। आयरन फाइलिंग्स का मतलब होता है बच्चा, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं आयरन का, जो कटने के बाद छोटा छोटा अगर बात कर डस्ट पार्टिकल्स टाइप का, ठीक है ना, वो आपको कर सकता है, लेकिन पूरे अगर सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो बर्न नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, पिघलना मेल्ट होना वो अलग बात है। अब यहाँ देखो बच्चा, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी ध्यान रखना, ये सब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा बर्न करेगा, कौन बर्न नहीं करेगा, ठीक है ना, कितने के हिसाब से करेगा,
तो ये आपको ध्यान रखना बच्चे, ये इतना जो बातें कर रहा हूं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो आयरन जो है ना बर्न नहीं करेगा हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न कर जाएगा। वही कॉपर बर्न नहीं होता है, लेकिन बोला कि कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड्स होता है, जैसे कि भी मैंने बोला। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की बातें करें, ठीक है ना, जो गोल्ड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। जो हम लोग सोना चांदी की बातें करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अगर करता तो तुरंत वो ब्लैक पड़ जाता, ठीक है ना, तुरंत वो अलग कलर का हो जाता। इसीलिए देखते हैं आप गोल्ड की बात करें, ठीक है ना, गोल्ड की बातें करें या हम बात कर सकते हैं सिल्वर का। तो गोल्ड जो सिल्वर या सोना या चांदी की बातें करिए, लंबा सफर तक जगह बातें करें, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने होते हैं वो चलता है और चमकते हुए रहता है। नहीं तो पता चला भाई ऑक्सीजन के साथ अगर रहा तो तुरंत तुरंत वो काला पड़ जा रहा है, कभी गंदा होना अलग बात है, लेकिन वो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा बच्चा। हाँ कभी कभी वो ग्रीन कॉटेड हो जाना वो अलग बात है, ठीक है ना, वो भी डुप्लीकेट जो भी रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब आगे समझो बच्चा, यहाँ पे एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कह सकते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कह सकते हैं? आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है बोला गया यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एम्फोट्रिक ऑक्साइड के लिए बातें करें तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कहिएगा जो बेस और एसिड के साथ, दोनों के साथ अगर रिएक्ट करा। एम्फोट्रिक ऑक्साइड आप उसको कहिएगा जहां पे बेस और एसिड दोनों के साथ अगर रिएक्ट कर जा रहा है बच्चा, तो वही होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मेटल्स ऑक्साइड विथ रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड लो, मेटल ऑक्साइड हमेशा ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं। तो मेटल ऑक्साइड्स का मतलब क्या, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल्स के हिसाब से दिखा दिए थे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हुआ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन हुआ, ये सब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये सब का सब क्या है? आपका मेटल ऑक्साइड है ना। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है बच्चा, अब इस मेटल ऑक्साइड को अगर आप मान लो रिएक्ट करा देते हो कोई भी बेस के साथ या कोई भी एसिड के साथ, रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन कौन सा? दोनों के साथ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखो, एल्युमिनियम है ना, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ है जो कि हम एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में क्या मिला? वाटर, एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा ये जो क्लोराइड की बात करिए, सॉल्ट है कि नहीं? आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुका है, तो ये क्या होगा? सॉल्ट। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड ये सॉल्ट निकला जो कि एसिडिक सॉल्ट के हिसाब से काम कर जाएगा अगर ये ज्यादा ताकतवर होगा तो, ठीक है ना। आपने सीखा होगा जब स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो तो नमक बनाएगा अलग बात, लेकिन ये मेटालिक है, ठीक है ना, मतलब मेटल के साथ यहाँ बन रहा है, ये भी सॉल्ट है लेकिन एसिड के साथ है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो, जब आप एल्युमिनियम अगर ऑक्साइड की बात करें, जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करते दिए, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाया ही बनाया। लेकिन अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को मान लीजिए यहाँ पे फिर से आप रिएक्ट करो किसके साथ? बेस के साथ। अब ये नहीं जो एक को करा दिए बेस के साथ और दूसरा मेटल उठा लिया उसको करा देते एसिड के साथ, ऐसा नहीं। सेम मेटल ऑक्साइड अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ही अगर लेते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही आप एसिड के साथ देखो होता है कि नहीं होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखो एसिड के साथ या बेस के साथ दोनों होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो भी आप लीजिएगा मेटल ऑक्साइड वो क्या रहना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी आप क्या करा सकते हो? रिएक्ट करा सकते हो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अगर ये रिएक्ट कराएंगे तो उसके हिसाब से आपको बनेगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? एम्फोट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कह सकते हैं जहां पे एसिड और एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जैसे आपने सोडियम को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? बेस है। और जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आप बनेगा सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है ना। और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलबे करेगा, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशंस याद रखना है क्योंकि यहां से आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप मेटल्स को रिएक्ट कराते हो बच्चा वाटर के साथ तो क्या मिलने वाला है, लेकिन वाटर कैसा वाटर, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वाटर का भी अलग अलग फेज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे समझना होगा, और नहीं तो आप नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि सिर्फ इतना समझना काफी नहीं है, जो मेटल्स नॉन मेटल्स समझ में आ गया। मैंने आपको बोला जो एक्सेप्शंस के साथ और भी केमिकल्स, ये सब समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ मेटल्स विथ वाटर के साथ, अगर मेटल्स को आप वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, प्लस में क्या लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैसेज। क्या लिबरेट हो जाएगा, बाहर क्या निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन गैसेज निकल के आ जाएगा। वही मेटल ऑक्साइड, देखो यहाँ पे दोनों सेम यहाँ पे लगा, मेटल प्लस वाटर, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब मेटल ऑक्साइड को आप इधर ले आओ, अब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना पड़ेगा। जब इस टाइप के अगर मान लीजिएगा वर्ड इक्वेशंस, अगर बच्चा याद है ना, वर्ड इक्वेशन अगर समझ में आ गया, जो मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, मेटल प्लस बेस क्या बनेगा, ठीक है ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, ठीक है ना, ये सब अगर याद है तो आपका केमिस्ट्री एकदम से हीरो है। ठीक है ना, आपके लिए वो केमिस्ट्री एकदम से 100% जो है ना सही हो जाएगा। रिएक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने तो समझ लिया, तो मेटल प्लस वाटर करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया, देख सकते हो। यहाँ पे अगर सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम आपका मेटल है। अब मेटल को जैसे आप वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और हीट भी रिलीज करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ देखो कैल्शियम, अगर कैल्शियम को वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हो, चूना बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो, स्लेक्लम यहाँ पे बढ़कर तैयार हो जाएगा। कैल्शियम अब प्लस में अगर मान लो वाटर दे, तो कैल्शियम को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर का बेस है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। वही मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम का क्या है, मेटल्स है। मैग्नीशियम को अगर जैसे आप मिला दोगे यहाँ पे वाटर के साथ, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस बनेगा, और हाइड्रोजन आपको क्या बनेगा, लिबरेट कर जाएगा। एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है। आयरन हुआ और वाटर हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से आयरन ऑक्साइड बना जा रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ बना देगा आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन बच्चों आपको ये सब तो रिएक्शंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप रिएक्शंस को वाटर के साथ अगर करते हो, मतलब मेटल्स को अगर आप रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ, तो वाटर कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वाटर कैसा होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना। ये तो समझ में आएगा, हाँ इसको रिएक्ट करा तो हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बन रहा है। लेकिन देखो बच्चों, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, तो सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। ये जो मेटल्स आपको दिख रहा है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे फिलहाल इतना एग्जांपल, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम को ध्यान रखना है। बाकी बात आप हमें कमेंट बताना क्या और रिएक्ट हो सकता है कोल्ड वाटर के साथ। रिएक्ट विथ स्टीम, अब स्टीम वाटर अगर है तो उसमें कौन कौन सा रिएक्ट कर सकता है, तो एल्युमिनियम है, आयरन है और जिंक है। ठीक है, अब ये तो स्टीम हुआ, भाप वाला अगर बात करें, और ये बोलेंगे हॉट वाटर, तो रिएक्ट विथ हॉट वाटर में अगर बात करें यहाँ पे, तो H2O सिंपल से हॉट वाटर है, तो गर्म पानी है, तो एक के बाद यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो नो रिएक्शंस विथ वाटर, कौन कौन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कौन कौन यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक होता है लीड, कॉपर, और यहाँ पे सिल्वर, और यहाँ पे गोल्ड जो है ना आपको जो देखने को मिलेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब मान लीजिए सोना चांदी पहने हुए रहते हैं, अब पानी उसमें जो कितना हम लोग हमेशा नहाते रहते हैं, क्या वो रिएक्ट करके कुछ और बन जाता है, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ वो रिएक्ट नहीं करने वाला है। अब बाकी बात इसी तरह जो आप पहचानते हो, जनरली आप देखे हो, मैं उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसका मतलब उसमें आपने देखा होगा ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा नो रिएक्शंस विथ वाटर। वाटर के साथ यहाँ पे बच्चा आपको ध्यान रखना है लीड हुआ, ठीक है ना, कॉपर हुआ, और ये सिल्वर गोल्ड की अगर बातें करें, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। उसी के साथ यहाँ पे देखो, या कैल्शियम मैग्नीशियम बोला गया फ्लोट एज बबल्स, अब बोला गया H2 स्टिक टू देयर सरफेसेज। अगर कैल्शियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, ये बबल्स जैसे रिएक्ट अगर वाटर के साथ कराते हो,
जैसे ही अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो बबल्स करना शुरू कर देगा, और जैसे ही बबलिंग होगा तो एक तरीके से एस्टिकी टाइप का जो है उसमें से जो है गैसेज निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं H2 गैसेज। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, एस्टिक, चिपकने टाइप वाला, ठीक है ना। तो हम उसको बोल सकते हैं देयर सरफेस से चिपका हुआ मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। जब पानी के साथ जो है ना सारे के सारे तो रिएक्शंस नहीं कर सकता है, लेकिन जो रिएक्शंस करेगा वो अलग तरीके से रिएक्शंस करता है। तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है ना। तो ये तो जनरली सेम ही हो जाएगा। नो रिएक्शंस वाटर आपने समझ लिया। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम अगर लेते हैं तो बबल्स करेगा, रिएक्शंस अगर पानी के साथ कराओगे तो बबल्स करेगा और H2 गैस रिलीज करेगा। आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप जिंक सल्फेट अगर है उसमें आप देखिएगा रिएक्ट करके अगर आप कराते हो, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा चीज है जिसमें हाइड्रोजन लिबरेट करता है, तो हाइड्रोजन लिबरेट करने का मतलब ये हुआ वो पॉपअप साउंड तरीके से ना आपको आवाजें निकाल के देगा, ठीक है ना। तो ये आप देख चुके हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको बात समझ में आ गया, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन, लीड हो, सब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन अलग अलग वाटर की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये तो सर ठीक है। अब वाटर के साथ हो गया। अभी आपको मैंने दो बातें सिखाया कम से कम। एक बात तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, दूसरी बात मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। और आपने पहले ही देख लिया था, पहला अगर बात करें मेटल प्लस ऑक्सीजन से, दो बातें से ज्यादा ही बातें होगा। अब ये मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बना दिया था, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर का बात करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया था। और वही अगर बात करें बच्चा अब मेटल स्लो ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बना दिया था, ठीक है ना। ये सब आपको देखने के बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, अब मेटल को अगर आप एसिड के साथ अगर रिएक्ट करोगे, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या आपका बनेगा। मेटल को अगर आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ, तो यहाँ पे अगर हम लोग मेटल्स को अगर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट तो होगा ही होगा, जैसे कि आपको पहले से भी मालूम होगा। एसिड बेस में मैंने बताया था आपको। तो मेटल प्लस अगर मान लीजिए अगर एसिड है तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान रखो, कॉपर अगर मान लीजिए कॉपर है, मरकरी है, ठीक है ना, सिल्वर, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। अगर देखें आयरन को, अगर देखो आयरन जो है अगर आप उसके साथ एसिड को आप रिएक्ट करते हो बच्चा, तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। आयरन क्लोराइड मतलब यहाँ पे फेरस क्लोराइड बन जाएगा। मैग्नीशियम प्लस अगर बात करें यहाँ पे, अगर आप HCl लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक अगर एसिड लेते हो, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। जिंक ले लो, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेप्शंस की बातें कर रहे हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे मेन जो है ना बात ध्यान रखना पड़ता है एक्सेप्शंस वाले चीज को, ठीक है। ये तो समझ में आएगा। अगर मेटल्स को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनबे करेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर आप रिएक्शंस ऑफ मेटल्स भी तो अगर सॉल्यूशंस लेते हैं अदर्स मेटल सॉल्ट के हिसाब से, तो क्या बनने वाला है इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। तो बोला गया यहाँ पे मेटल्स ए है और मान लीजिए सॉल्यूशन मेटल बी है, ठीक है। मतलब मेटल्स ए और सॉल्ट सॉल्यूशन बी है, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए और मेटल बी बन के आ जाएगा अगर आप रिएक्ट करते हो तो। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि आपको मालूम होगा जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बात किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोला गया था, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो अपने से कमजोर वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कह सकते हो जो रिएक्टिव, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अगर देखा जाए कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स इन सॉल्यूशंस फॉर्म। यहाँ जो मैं बात कर रखा था यहाँ पे रिएक्शन मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के हिसाब से, तो ये क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है आपका जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा, ठीक है ना, वो अपने से लिस्ट वाले रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, आयरन को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन और कॉपर की अगर बातें करें तो आयरन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपेयर में, यहाँ पे कॉपर के कंपेयर में। तो क्या होगा, आयरन यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, कॉपर बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और ये जो आयरन की बात करें बच्चा, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कमजोर वाले को हटा देगा, मतलब किसको हटा देगा, कॉपर को। तो यहाँ पे रिएक्शंस कर इसके साथ ना, ये तो रिएक्टेंट पार्ट होता है, ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है और ये आपका क्या प्रोडक्ट पार्ट है। तो जैसे अगर यहाँ पे रिएक्ट करोगे आप जिंक ले लो,
आप जिंक को अगर मान लीजिए जिंक क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो जिंक भी क्या है ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरीके से आप मान लो कैल्शियम ले लो तो कैल्शियम भी क्या होगा कॉपर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा सिर्फ हम कॉपर के साथ ही रिएक्टिव नहीं कर सकते हैं, और भी कोई उठा लो, लेकिन ये ध्यान रखना जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होगा वो अपने से लिस्ट वाले रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बातें है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर थोड़ा सा क्लियर अगर कर ले बच्चा तो आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे देखो लिथियम पोटासियम बैरियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बातें करें ये सब का सब क्या है मेटल्स है। अच्छी कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है ये आपका मेटल्स नहीं है, बस यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया गया इतना हो जाएगा मेटल्स ये आपका। अच्छा ये जो दिख रहा है आपको ये बहुत ही हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। और बीच में अगर बात करिए मॉडरेट होता है और नीचे अगर बात करें वो लिस्ट होता है, मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं करता। तो जैसे अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऊपर वाला क्या होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर में जो है मेटलर्जी समझने वाले हैं तो मेटलर्जी के हिसाब से ही ये सारी बातें निकल के आया है। यहाँ जो आप देख रहे हो मेटलर्जी के हिसाब से हम लोग जो है ना एक्सटॉर्शन जो सीखने वाले हैं वो यहीं से आया है। यहाँ पे हाई बोलेंगे, यहाँ पे वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा। तो आपको ये लिस्ट जो है ना याद रखने पड़ेंगे, जो कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन मॉडरेट है और कौन लिस्ट है, ठीक है ना। ये अगर याद होगा तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जो रिएक्टिविटी के लिए जो आयरन को कॉपर के साथ आप कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो कॉपर जो हटा उसका मेन कारण क्या है। आप यहाँ देखो आयरन कहाँ दिख रहा है यहाँ पे और कॉपर कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर वाला जितना भी होता है अगर कॉपर से ऊपर जितना भी है सबका सब क्या मोस्ट रिएक्टिव है कि नहीं। अब जैसे ही अगर मोस्ट रिएक्टिव है ये क्या करेगा इसको हटा देगा क्योंकि कमजोर है कि नहीं। उसी तरीके से आप किसी के साथ रिएक्शन से कैल्शियम, कैल्शियम को अगर मान लीजिए अगर पोटासियम के साथ अगर किया जाएगा तो पोटासियम क्या है हाईली रिएक्टिव है, तो पोटासियम क्या करेगा कैल्शियम को हटा देगा। अब वही अगर जब जिंक के साथ अगर इसके अगर कंपेयर करेंगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक हट जाएगा और कैल्शियम लग जाएगा। अब वही अगर बात करें बच्चा, अब यहाँ पे अगर जिंक को अगर मैग्नीशियम के साथ अगर कहें तो क्या मैग्नीशियम जो है जिंक के साथ हटा सकता है, तो जिंक जो है ना हट जाएगा, लेकिन जिंक जो है ना मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरे जो है मॉडरेट अगर बात करें लिस्ट की बातें करें ये सब हम लोग एक्सटॉर्शंस में देखने वाले हैं, ये किसको किस तरीके से ना मेटलर्जी के प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो कि आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो कि आपको समझना पड़ेगा बच्चा। यहाँ पे स्पेशल केस क्या है देखो, मेटल प्लस अगर डाइल्यूट एसिड्स की बात करें तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हाइड्रोजन गैस है तो बोला कि नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट अमोनिया, जैसे सॉरी अमोनिया बोले ये क्या नाइट्रिक एसिड, क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, ये इसके साथ ऐसा संभव नहीं है। डाइल्यूट एसिड तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन बोला गया जब H2 अगर बात करें नॉट इन्वॉल्व, जैसे आप देख सकते हो आपने यहाँ पे कोई भी मेटल्स लिया था, आप एल्युमिनियम ही लिया था तो एल्युमिनियम को आप जैसे ही अगर HCl के हिसाब से आप देखे थे तो यहाँ पे तो बन गया था एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया था, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया था, बना था ना। आप एल्युमिनियम को आप जैसे अगर HCl के साथ आप लिया था तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हुआ था बन गया था। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है अगर आप एल्युमिनियम को ठीक है एल्युमिनियम रखो लेकिन ये HCl के जगह पे आपको क्या रखना होगा HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब जैसी HNO3 यहाँ पर रखोगे ना तो आपको ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, निकलता ही नहीं, ठीक है ना। इसके साथ आपको जो है ना निकल का जाता है वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये स्पेशल केस है, ये आपका स्पेशल केस है H2 नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं। तो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को बढ़ा देना अपने आप को घटा देना, ठीक है ना। सो इट ऑक्सीडाइज द H2, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज कर जाएगा H2 गैसेज प्रोड्यूस। यहाँ देखो H2 जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन गैसेज ये क्या करेगा यहाँ पे HNO3 को अगर मान लीजिए O3 के साथ O के साथ अगर डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे H2O अलग तरीके से डिवाइड करके दे देगा। इट सेल्फ रिड्यूस टू NO, NO2 और N2O, ये ध्यान रखना स्पेशल केस है। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड टू गिव H2, H2O नहीं, सिर्फ H2। ये स्पेशल केस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता, वाटर की बात हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखने बच्चों, ठीक है, ये स्पेशल केस है। आगे देखते हैं, ये आप इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल का रिएक्शंस नॉन मेटल के साथ क्या होगा, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ आपको पता होगा। अगर आप मेटल्स नॉन मेटल के साथ आप रिएक्ट कराओगे ना, तो वहां पे एक आयोनिक बॉन्ड बना देता है, वहां पे एक आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना, या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफरिंग हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रो बॉन्ड के हिसाब से माना जाएगा, वहां पे आयोनिक बॉन्ड के हिसाब से माना जाएगा। आप देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर लो, जैसे यहां भी सोडियम क्लोराइड नजर आता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड की बात करो तो सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम की बात करें बच्चा तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम का जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन के एक नेगेटिव चार्ज वहां पे चला जाता है, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने चार्ज होते हैं, कितने अगर बात करें इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अब इसके पास कितने होते हैं, एक, इसके पास सोडियम के पास, तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। तो जहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफरिंग हो रहा है और ट्रांसफर करने के बाद वो अपने आप को बॉन्डिंग बनाया और अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो वहां पे माना जाएगा ये रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मतलब ये अगर मेटल्स और नॉन मेटल का अगर रिएक्शंस अगर हो रहा है बच्चा, तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। और वही अगर बात करें जहां पे नॉन मेटल से नॉन मेटल का अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग तो होगा नहीं, शेयरिंग होता है, क्या होता है, शेयरिंग। और जहां पे अगर नॉन मेटल से नॉन मेटल्स का अगर होता है शेयरिंग, कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ही समझना है, जो नॉन मेटल्स को अगर नॉन मेटल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग किया जा रहा है तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। लेकिन जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर नहीं, क्या किया जाएगा, ट्रांसफर, तो वहां पे मान लीजिएगा आयोनिक, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स बोला गया टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फील्ड वैलेंसी सेल। तो कंप्लीट वैलेंसी सेल्स के लिए बहुत जरूरी है एटॉम्स द एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन, कैटायन नेगेटिव, पॉजिटिव, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल टू द एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स आपको मैंने अभी बताया, एनायन जो होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन जो होता है ना बच्चा वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे देखो अब यहाँ पे सोडियम हुआ, अब सोडियम जैसे कि पता है इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्लोरीन की अगर बात करें यहाँ पे तो 1 नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो एक तरफ आपको दिख रहा है कैटायन, एक तरफ दिख रहा है एनायन, तो यहाँ पे इसके पास एक ज्यादा है। इसको अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ देखो, चलो क्लोरीन यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं। अब देखो सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो आप पहले 2 रखो, फिर 8 रखो, फिर 1 रखो, जैसे कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर 2 को इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो डुप्लेट हो जाएगा, 8 को इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ऑक्टेट हो जाएगा। बाकी बात तो आपको रूल पता ही होगा। अब इसके पास एक जो अगर दिख रहा है वो है आउटर मोस्ट सेल। अब यहाँ पे देखा जाए 2, 8 और 7, तो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट वाला जो सेल है ड्यूप्लेट है वो पूरा है, इसका भी सेकंड वाला सेल अगर बात करें जो ऑक्टेट है वो भी पूरा है, लेकिन जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है ये इसका पूरा नहीं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, इसको 7 नहीं इलेक्ट्रॉन दे सकता। जैसे कि आपका मालूम है जो इसका जो टेंडेंसी होता है वैलेंसी का और वो अपने आप को स्टेबल करने का, वो गेन या लूज करने के हिसाब से होता है। तो कितने ये टेंडेंसी दिया गया, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या तो ले सकता है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या तो ले सकता है कि नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है बच्चा, 7। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर 7 नजर अगर आ रहा है तो ये क्या करेगा, 7 इसको ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि 7 देने का टेंडेंसी नहीं है, 1, 2, 3 ही दे सकता है या 1, 2, 3 ले सकता है। तो क्या करेगा बेचारा यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये सोडियम 1 दे सकता है क्योंकि इसके पास 7 को तो कोई देगा नहीं, तो ये एक अपना क्या कर देगा, लूज। तो यहाँ पे एक जो लूज करा ना, तो लूज क्या होता है, पॉजिटिव कहलाता है। लूज जो होता है इलेक्ट्रॉन वो कैसा टेंडेंसी है, पॉजिटिव का मतलब गेन करने की बात यहाँ पे लूज करा, ठीक है।
तो जो अगर मान लीजिए सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा जो था यहाँ पे दिखा हुआ, ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। वही क्लोरीन इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना था 7, तो ये क्या करना चाहेगा, गेन, मतलब दूसरे से। तो जहां पे गेन करता है वहां पे नेगेटिव साइन हो जाता है, और जहां पे लूज करता है वहां पे पॉजिटिव साइन हो जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम, तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज होता है 1, क्योंकि वहां पर लूज करा। और वही क्लोरीन की बात करें, वो एक गेन करा, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ क्या लग जाता है, नेगेटिव लग जाता है। तो ये आपका टेंडेंसी समझ में आ चुका होगा। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं नेगेटिव, मेटल से नॉन मेटल के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 20। जब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अगर 20 अगर हो रहा है, तो पहला में क्या रखोगे, 2 ड्यूप्लेट हुआ, फिर यहाँ पे 8 8 2 के हिसाब से रखे 2 यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे ये क्या करेगा, लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। यहाँ पे कैल्शियम कैटेनेशन बन गया, ठीक है ना। कैटेनेशन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बन जाता है, कैटायन, कैटेनेशन नहीं, कैटायन, कैटेनेशन गलती से बोल दिया, ये कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। वही ऑक्सीजन की बात करें बच्चा, तो ऑक्सीजन अगर जैसे देखो इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप क्या लिखते हो, 2,6 लिखते हो, 2, क्या लिखते हो, 6। आगे देखो इसका ये पूरा जो ड्यूप्लेट है वो तो पूरा है, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। और जहां पे अगर गेन करता है वहां पे लग जाता है नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। जहां पे ऑक्सीजन अपने आप को इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करा, तो ऑक्साइड फॉर्म में चला गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बच्चों इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं कि किसके पास कितना जन इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जैसे कि मैंने बताया, अगर Na की बात करें, सोडियम की बात करें, तो आपको पहला सेल में कितना है, 2, फिर कितना है 8, फिर कितना होगा, ये आउटर मोस्ट सेल कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये 1 है तो बाकी बात ये लेके करेगा, क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लूज करा, यहाँ पर जैसे अगर ये लूज करा तो आपके पास ये तो कहानी खत्म, इसके पास क्या बचेगा, 2 और 8, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। वही सोडियम कैटेनेशन तो बात समझ में आ गया। वही यहाँ पे देखो अगर क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में क्या होता है, 2, 8 और 7 होता है। तो 7 तो ठीक है, लेकिन ये सेल और ये सब तो रहेगा, ठीक है ना। अब एगो सेल और बढ़ेगा, क्योंकि एक इसको गेन होने वाला है। अब 7 1 कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या किया, कैटेनेशन, मतलब कैटायन, बार बार कैटेनेशन करा जाए, कैटायन जो बातें करें, जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसको लेके दे देगा। अब इसका सेल जो हो जाएगा पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही इसका सेल अगर पूरा हुआ, तो Na इसका पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्राइसिस यहाँ पे करा देते हैं। तो यहाँ पे NaCl इस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कराना है मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे किया था कि वो समझ में आ जाए, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा हुआ। देखो बच्चों ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है ना, सोडियम क्लोराइड आपका बन चुका है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये बातें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लो। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, जैसे देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन से, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम अगर ऑक्साइड अगर बन रहा है, आप यहाँ पे देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो बच जाता है आपके पास कैल्शियम 20 नंबर पे होता है ना बच्चा। तो अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, तो 2 8 8 8 8 यहाँ पे 16 2 18 बच गया 2। आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 2। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 6 होता है। क्यों, कैसे, तो 2 कॉमा यहाँ पे 6 हुआ, तो यही ना हुआ आउटर मोस्ट सेल, तो इसमें कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 हुआ, तो यहाँ पे 6 आपने दे दिया। अब 6 दे दिया, तो आपके पास 2 है, क्या इसको 6 को लेके दे देगा, नहीं ना, तो 2 क्या करेगा, इसको लेके दे देगा। तो यहाँ पे 2 लेके जो दे रहा है, तो इसका मतलब 2 हिसाब से बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम और ऑक्सीजन से, तो कैल्शियम तो है, लेकिन इसके पास कैल्शियम के पास 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक इसको लेके दे देगा, एक इसको लेके दे देगा, मतलब यहाँ पे 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से अगर बनाओगे, तो इस तरीके से आपको कैल्शियम 2 है, तो इसको ऐसे लिख देना है, जैसे मैंने दिखाया। प्लस आपको पता ही है इसके पास आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, आपको 6 यहाँ भी बात कर लेना, वैसे क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो 2 इस तरीके से दे दे। अब इसके बाद अब यहाँ पे बॉन्डिंग जो है ना, शेयरिंग करके मत बताना, यहाँ पे बॉन्ड मत बताना, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, वो मत बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, ना कि शेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। आप देखो कैल्शियम क्या क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव,
और इसके पास क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव, क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगा। तो आप इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना और कैल्शियम का 2 पॉजिटिव लिख देना और यहाँ भी ब्रैकेट लगा देना और ऑक्सीजन में जो डॉट स्ट्रक्चर होता है 6 का पहले से था और 2 ये डॉट चला गया तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 यहाँ पे इसका टारगेट कर देना यहाँ पे चिन्ह का सिंबल्स का, ये भाई 2 को निगेटिव लेके आया है, 2 नेगेटिव। क्यों ये 2 नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये गेन कर, जहां पे गेन करता है वहां पे नेगेटिव हो जाता है, जहां पे लूज करता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों ये आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझ सकते हो। जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो क्या बनेगा, इसका 12 एटॉमिक नंबर होता है, 8 तो 10 तो 12 हो जाएगा, तो 2 8 यहाँ पे 2 हुआ। ठीक है, अब इसको किसके साथ हम ट्रांसफर करना चाहेंगे, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का क्या होता है 287 होता है ना। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरीन, जो क्लोरीन की अगर बातें करें तो 2 यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम का है तो एक एक भेजेगा, क्योंकि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है MgCl2। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना नजर आ रहा है आपको 2, क्लोरीन कितना नजर आ रहा है 2, इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन कितना बनाया 2 बनाया। तो एक जो होगा मैग्नीशियम, जिसका मैग्नीशियम के 2 बाकी है, तो ये 2 बाकी है तो एक चला जाएगा इस पे, एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के पास कितना था 7 ना था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है 7 को। अब इसके पास 2 बाकी है, मैग्नीशियम के पास कितना बाकी है, मैग्नीशियम के पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा 2 यहां से आपका निकल के आएगा, एक क्लोरीन इधर निकल कर दे दी, एक इधर। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना था 7 को होता है, तो जैसे ही 7 को हुआ तो ये अपने आप का स्टेबल हो गया। इसके भी अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर 7 को था एगो लेके दे दिया तो अब अपने आप को क्या माना जाएगा स्टेबल। इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई मैग्नीशियम हुआ 2 को, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे, लेकिन कैसे मैग्नीशियम लिख के ऊपर 2 पॉजिटिव कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट्स यहाँ पे ले लेंगे और 8 गो, 7 गो तो ऑलरेडी था यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ पे 2 इसका था ना, इसका जो था मैग्नीशियम का जो होता है इधर वाले का, जैसे कैल्शियम के यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कैल्शियम 2, यहाँ भी 2 का यहाँ पर ट्रांसफरिंग हुआ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफरिंग, इसी वजह से यहाँ पे 2 ही लिखाएगा। ठीक है बच्चा, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको सोडियम क्लोराइड का मैंने जैसे बता दिया, सोडियम 1 है तो इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके 1 इसके 1 इस तरह। अच्छा 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो आपको ये डॉट जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चा, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, ये 100% नोट कर लेना। ठीक है, आपको यहां से क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है आ जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड का आ जाए या आपको कैल्शियम ऑक्साइड का आ जाए। ठीक है ना, और बाकी बात आपको कोई भी और नजर आए तो आप हमें कमेंट करके बताना और उसका खुद प्रैक्टिस करना है इसको बनाने का और आप बना के दिखाना भी। ठीक है, चलो अब है आयोनिक कंपाउंड का। यहां से देखो वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन इसके प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट के मैंने बताया जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर करा तो वही तो आयोनिक कंपाउंड्स की बात बना, या आयोनिक बॉन्ड की बात मैंने बताया। वैसे तो ये आयोनिक अगर कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड जो एटम्स अगर बात करें ट्रांसफर करने के बाद ही बना, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का आपने ट्रांसफर करा फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, हमेशा ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा वहीं पे फॉर्म होगा जहां पे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रांसफरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताया जाएगा, वहां पे होगा आयोनिक बॉन्ड, या आप इसको क्या कर सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लो, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज अगर बात करें आयोनिक कंपाउंड्स, वैसे हम बार बार बॉन्ड की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ भी देखो क्या पूछ रहा है आयोनिक कंपाउंड्स, सेम सेंस यहाँ पे होगा। फिजिकल अगर नेचर अगर देखा जाए बच्चा, यहाँ पे दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल फॉर्म में होता है आयोनिक कंपाउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोल्युबिलिटी की अगर बात करें मिलने के हिसाब से, जनरली सोल्यूबल जो होता है मिलता है, घुलता अगर बात करें इन वाटर एंड इनसोल्यूबल हो जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें मिला रहे हैं। सॉल्यूट मतलब क्या, जिसको मिलाएंगे, जैसे पानी, वाटर, वाटर को आप कहिएगा सॉल्वेंट। और चीनी अगर मिला रहे हैं, चीनी शुगर, उसका बोलिएगा सॉल्यूट।
और दोनों मिक्सिंग हो गया तो बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही बोला गया सच एज किरोसिन जो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्रोसिन है, ठीक है, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो जनरली वाटर में बोला गया सॉल्युबल होता है आयोनिक कंपाउंड, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो जो सॉल्वेंट है, जैसे पानी में मिल जाएगा तो पानी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन बोला गया जनरली जो ये नहीं मिलता है वो बोला गया इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब में नहीं मिलता है, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें बच्चा तो बोला यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, जो सॉल्वेंट प्लस अगर सॉल्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो मोल्टेन एंड सॉल्यूशंस फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये आयोनिक कंपाउंड की बातें नहीं होगा। तो हमेशा जब भी होगा आयोनिक कंपाउंड्स का वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट में हो सकता है या तो सॉल्यूशंस में होगा, लेकिन सॉलिड में नहीं होगा। मोल्टेन में होगा, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, या सॉल्यूशन में कर सकता है, इसके अलावा आपको जो सॉलिड नजर आ रहा है इसमें नहीं करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पे आगे, मेन पॉइंट पे ये क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि मेटलर्जी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मेटलर्जी मतलब यहाँ जो बात करें ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स हमको मिलता कहाँ से, ठीक है ना। अब जब मेटल्स मिलेगा तो हमने अभी आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपको 3 मैंने बताया था, जो हाईली वाला रिएक्टिव मेटल्स होगा, मॉडरेट वाला होगा और लिस्ट होगा। यही तीनों को मुझे अलग अलग करने हैं, ठीक है। मेटल में अगर बात करें जो मेटलर्जी जो होता है, तो मेटलर्जी मतलब हुआ जो अर्थ क्रस्ट से, ध्यान रखिएगा, जो हम बात करें ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहां से बात हो सकता है, मिनरल्स, मिनरल्स कहां से मिलता है भैया, मिलता है अर्थ क्रस्ट से, अर्थ के नीचे से, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट की बातें करते हैं वहां से मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मिनरल्स दीज आर एलिमेंट्स कंपाउंड्स व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, चाहे गोल्ड लो, सिल्वर लो, आयरन लो, ये सब क्या है, मिनरल्स है। ये सब कहां से मिलता है, पौधे तो लगाया नहीं जाता है, पेड़ तो लगाए नहीं जाते हैं, तो कहां मिलेगा, अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। तो अर्थ क्रस्ट से हमको मिलेगा मिनरल्स। अब वो जो मिनरल्स मिला, मिनरल्स क्या होता है जनरली, वो ओर्स, तो ओर्स की अगर बातें करें उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है, तो ओर्स बोल सकते हैं मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सर्टेड फ्रॉम द सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये आपका ओर्स है, ये कहां से मिला होगा, अर्थ क्रस्ट से। अभी अर्थ क्रस्ट से जो मुझे ये ओर्स मिला, तो अब इसमें से हो सकता है मुझे अलग अलग टाइप के मेटल्स मिले, या तो हाई रिएक्टिव वाला मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा, मॉडरेट वाला मिलेगा, या तो खराब वाला मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से 3 कंडीशन हो सकते हैं। अभी तीनों कंडीशंस में से हमको क्या करना होगा, अलग अलग तरीके से मुझे छांटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो हम मिनरल्स में से ओर्स को निकाले, अब ओर्स को क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग तरीके से मेटल्स, नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स की बातें करें क्योंकि मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स नहीं, मतलब मेटल भी मोस्ट मेटल रिएक्टिव सबसे अच्छा वाला, मध्यम वर्ग वाला, और अगर कहें तो कम वर्ग वाला, मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाला नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बोला गया एक्सटर्सल्स ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, अब स्टेप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये ध्यान रखो, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, पहले आपको खोजना पड़ेगा जो कहाँ पे जितना कितना जो है ना आपका ओर्स है, और क्या उतना संभावना है या नहीं मेटल्स मिलने का। अगर मेटल्स मिला जैसे गोल्ड, अब गोल्ड कहीं भी मिला, सिल्वर मिला या प्लेटिनम कुछ भी अगर मिल रहा है, तो वहां सबसे पहले क्या मिलेगा, ओर्स मिलेगा। अब वो ओर्स मिला तो कितना संभावना है, कितना चीजें हैं जो वहां पे मोस्टली वहां पे मेटल्स ही है, अलग अलग प्रकार के अलग चीज हो सकता है। उसके बाद बोला गया एक्सटर्शन करेंगे, निकालेंगे। अब एक्सटर्शन अगर करें मेटल्स को, तो उसके लिए क्या है, एक्सटर्शन तो करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको फाइनली क्या किया जाएगा, रिफाइनिंग किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, और तब पता किया जाएगा। देखो बच्चों ये सब तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सटर्शन की बात करें तो ये लेकिन समझना जरूरी है, जो अर्थ क्रस्ट से जो हम लोग को जो मिनरल्स मिला, उस मिनरल में से ओर्स की बात करें, जो मिक्सअप रहता है वो पूरे को हम गैंग्यू कह सकते हैं। जो इम्प्योरिटीज होते हैं, मतलब पूरा शुद्ध नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपको प्योरिटी फॉर्म में अगर गोल्ड मिलेगा, तो पूरा एकदम से सॉलिड नहीं मिलेगा, वो आपको एक तरीके से क्रिस्टल या हम कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें जो गोल्ड की बात करते हैं 24 कैरेट का, ठीक है ना, तो 24 कैरेट जनरली आपको मार्केट में उतना मिलने वाला है नहीं,
अगर उतना मिलेगा तो समझिए थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का हो जाता, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता, क्योंकि हम लोग जो मेटल्स के गोल्ड की बात करते हैं या हाँ गोल्ड का या सिल्वर का, फिलहाल तो गोल्ड की बात करेंगे जो कि 24 कैरेट की बात करते हैं, तो वो आपको अगर शुद्ध अगर दिया मतलब प्योरिटी अगर फॉर्म में दिया तो वही मैंने बताया आपको पूरे तरीके से कैसा नजर आएगा, तो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का आ जाता है जो कि हम लोग पहनने लायक उसको नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, उसको एलॉय बोल सकते हैं। एलॉय क्या होता है, मिक्सिंग कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है अलग अलग मेटल्स को लेकर ताकि वो सॉलिड बन सके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ मैंने यहाँ पे मिनरल सोर्स लिया है, जैसे ऑक्साइड्स की बात करें, एल्युमिनियम लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की बात करो, कॉपर ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब देखो। एल्युमिनियम जो कि बॉक्साइड से बॉक्साइड इसका जो है ना ओर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कीपराइट्स हो गया, टीन की बात करें तो हेमाटाइट होता है, आयरन की बात करें यहाँ पे तो कैसिटेराइट होता है, ये सब याद रखना है, ठीक है। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट जो ओर्स होते हैं अगर बात करें बच्चा तो यहाँ कैल्शियम आयरन जिंक के साथ बनता है, और सल्फाइड की बात करें कॉपर लीड मरकरी जिंक होता है, ये सब आपका जो है ना ओर्स का नाम दिया हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड का, यहाँ बोला कि एल्डिहाइड जो होता है ना वो फ्लोराइड सिल्वर और सोडियम के साथ बनता है, ये सब आपका ओर्स हुआ। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आपको दिखा है ये रॉक सॉल्ट हुआ, मिनरल्स है ना। अभी मिनरल्स है, ओर्स है, ये बॉक्साइट ओर्स है, ये आपका आयरन ओर्स है। देखो आयरन ओर्स जो हम लोग लोहा देखते हैं ना, आयरन की बात करें मिलता है जनरली इस तरीके से, ये आपका आयरन ओर है। अब देखो यहाँ पे कोयला की तरह नजर आ रहा है, तो आप इसको कहिएगा जी लोहा है, नहीं ना, लेकिन इसमें से निकालना पड़ता है। आप लोग जो रड की बातें करते हो, आयरन रड की बातें करते हो, लोहा की बातें करते हो, वो जनरली इस तरीके से दिख रहा है ओर के फॉर्म में। अब इसी में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कर करके रिफाइनिंग करके, ठीक है ना, उसको पूरे प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म तो नहीं होता है, एलॉय के फॉर्म में होता है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं घर में जो लोहा लक्कड़ी जो बातें करते हैं ना वो जो रहता है ना, लेकिन जनरली आपका ऐसे मिलता है ओर फॉर्म में, ठीक है ना। आप इसके बाद इसका अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उसको फाइनली जो है ना निकाले पड़ते हैं, ठीक है बच्चा। आप देखो ये जो ओर्स होता है वो जनरली बोला गया गैंगी फॉर्म में होता है। गैंगी का मतलब होता है कचरा टाइप का, ठीक है ना, जो आप अर्थ क्रस्ट से निकालोगे, ऐसा थोड़ी है जो कहीं पे गए आराम से कुदाल लगा दिए, ठीक है ना, यहाँ जो है उसको ड्रिल करवा के लोहा निकाल लिए या सोना चांदी निकालिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो आपको ओर फॉर्म मिलेगा, गैंगी फॉर्म में कुछ इस तरीके से मिलता है। अब जब ये इस तरीके से जब मिलेगा तो इसको हम लोग अलग अलग प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको शुद्धिकरण मतलब पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग उसको जो है 98% 95% इसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं, और तब हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया जो गैंगी होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो बात कर रहे हैं यही आपका 3 मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया जैसे सोडियम पोटासियम जो होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव वाले मेटल्स है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, आप वो ओर उठाया, आपने ओर उठाया, जैसे मान लो ये गैंग प्रेजेंट इन द मेटल ओर्स, मान लो आप ये उठाया, अब इसमें से मुझे जो सबसे हाईली रिएक्टिव वाला होगा उसको एक तरफ करने हैं, जो मॉडरेट वाला होगा उसको एक तरफ करने हैं, और जो सबसे कमजोर वाला होगा उसको एक तरफ कर देना, छांटैया करना है, ठीक है ना। ओर्स को लेकर छांटने हैं, लेकिन प्रोसेस के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के साथ करेंगे, कुछ फिजिकल के साथ यहाँ पे किया जाता है, लेकिन जनरली हमको केमिकली देखना पड़ेगा। अब देखो जितने भी अगर मान लीजिए हाई रिएक्टिव वाला मेटल्स होगा ना, उसको ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं होता। अब उसको निकाला, पहचान में आ गया, आने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन स्टेट में करा देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसमें से जो मेटल्स होगा उसको अलग करवा लो, ठीक है ना। और जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे तो हमको जो है ना हाईली रिएक्टिव वाले मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। पहली बात समझ में आ गया। जो भी आपका जैसे मान लो आपको अगर आलू छटैया करना है, जो बड़का आलू, ठीक है, थोड़ा साइज के हिसाब से, ठीक है ना, तो मान लीजिए इस साइज का आलू, ठीक है, इस साइज का आलू, ठीक है, इससे तो उसके लिए क्या किया जाता है, या तो बैठ के उसको छांटो, और नहीं तो जो है ना एक अगर बात करें फिल्टर करने वाला आता है, अलग अलग जाली टाइप का, तो उसमें रखो, अपने आप आलू जो जिस टाइप का होल होगा उस होल में चलता चला जाएगा और अपने आप छाटना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या है ना यहाँ पे मेटलर्जी की बात करें, ये जो मेटलर्जी है वो मेटल्स को निकालने का, एक्सट्रैक्शन करने का तरीका है। तो इसमें क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव वाला जो मेटल्स होगा उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा देते हैं, और जैसे वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अगर होता है बच्चा तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, प्योर मेटल्स हमको निकल जाते हैं। अब आते हैं सेकंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मॉडरेट वाला, ठीक है ना, क्योंकि मिडिल क्लास के जैसे लोग जो है ना बहुत ही ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, इसको बात कह सकते हैं, ठीक है ना, वो अलग दुनिया की बातें कर सकता है, तो ठीक उसी तरीके से इसको मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है।
जो मिडिल क्लासेस के जो होते हैं लोग, उसको मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसके बाद ही उसको कुछ हो सकता है, सक्सेस मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से ये जो मॉडरेट वाला बात करें ना, तो मॉडरेट वाला का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करा दी, यहाँ पे इसको बहुत ही बेलने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, तभी इसको मिलता है सक्सेस मॉडरेट वाला। तो मॉडरेट वाला जो मेटल्स होगा, इसमें देखो क्या करना होता है, जैसे मान लो कार्बोनेट ओर लिया, अब एक एग्जाम्पल के लिए आप ये नहीं सिर्फ यही ले सकते हो, मान लो यहाँ पे आप जिंक कार्बोनेट लिया जो कि ओर्स है, आप जिंक कार्बोनेट जैसे ओर्स लिया और एक तरफ मान लो सल्फाइड ओर्स लिया। अब जिंक कार्बोनेट में क्या करो, इनलिमिटेड एयर जो है उसमें पासेस कराओ, लिमिटेड एयर मतलब वहां पे ना की मात्रा आप बोल सकते हैं जो एयर मत पास करो, यहाँ पे एब्सेंस होता है एयर, यहाँ पे एयर पास नहीं कराना है। लेकिन वही अगर बात करें सल्फाइड ओर्स ले लो, जैसे यहाँ पे आप देखो सिनेबार्स दिया गया, मरकरी सल्फाइड, सिनेबार्स किसको बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को। अब मरकरी सल्फाइड लो, यहाँ पे जिंक सल्फाइड ले लो, इसमें ज्यादा एक्सेस एयर पास करा दो, यहाँ पे कम एयर पास करा दो। अब यहाँ पे पास से मत कराओ, एक तरीके से लिमिटेड मतलब नहीं, नाम मात्र की मात्रा बोल सकते, नेग्लिजिबल मतलब नहीं की मात्रा। अब जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट में हमको कराना पड़ता है कैल्सिनेशन, और जहां पे कैल्सिनेशन होता है बच्चा, वहां पे एब्सेंस ऑफ एयर होता है। और जहां पे अगर आपका मिलेगा यहाँ पे सिनेबार जो एक्सेस एयर होता है, और एक्सेस एयर में होता है रोस्टिंग करने के बाद होता है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हवा दो, पकाओ, रोस्टिंग इस तरीके से करो तो आपको निकल के आ जाएगा। तो देखो आप जिंक कार्बोनेट ओर्स को जैसे ही अगर कैल्सिनेशन करवाओगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को जिसको सिनेबार से बोलते हैं, जैसे उसको रोस्टिंग करवाओगे तो आपको एक ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। अब उस ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेसिस में ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, उसको हटाना पड़ेगा। और जैसे उसको हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा वहां पे प्योर मेटल। फिर इसको रिफाइन करा दो, जिसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा या तो रिफाइन करना पड़ेगा। मतलब ये आपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखा, जो जिंक कार्बोनेट लिया, जिंक कार्बोनेट में हमने एयर को बंद करा दिया, लिमिटेड में दिया, और उसको करा दिया मैंने कैल्सिलेशन। और यहाँ पे मैंने सल्फाइड ओर्स लिया, एग्जाम्पल दो लिए हैं, एक तरफ लिए हम लोग कार्बोनेट ओर्स, दूसरी तरफ लिए यहाँ पे सल्फाइड। अब क्या होगा, जैसे जिंक कार्बोनेट देख रहे हैं यहाँ पे, तो जिंक कार्बोनेट में क्या होगा, कैल्सिलेशन के दौरान यहाँ पे जिंक और जिंक ऑक्साइड का लेयर बचेगा। जैसे ऑक्साइड ऑफ मेटल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब जिंक ऑक्साइड को फर्दर अगर मान लीजिए रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन अगर करते हैं, जिसमें रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हटा, तो आपके पास जो लिखा हुआ वहां पे जिंक कार्बोनेट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिंक कार्बोनेट बच्चा, तो वहां पे क्या बचेगा, ये जो दिख रहा है आपको जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे जो बचेगा, जैसे आप कैल्सिनेशन पास करवाओगे, लिमिटेड एयर में दोगे, तो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ मेटल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जिंक ऑक्साइड। और जैसे जिंक ऑक्साइड बचा, तो आप इसमें रिडक्शन करा दो। रिडक्शन करने का मतलब यह ऑक्सीजन हट गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, जिंक। तो ये जिंक मिल गया। आपको क्या चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल चाहिए, क्योंकि मॉडरेट है, आपको जिंक जो है वो मेटल्स है। तो यहाँ पे देखो जिंक कार्बोनेट है, मतलब ये ओर है। अब उस ओर्स को अलग अलग तरीके से लिमिटेड एयर के साथ कैल्सिनेशन करने के बाद यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में आया, और फिर यहाँ पे आपने क्या किया, रिडक्शन, और जैसे रिडक्शन किया तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल गया मेटल। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, सिनेबार्स की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हेलियम क्या बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड, ठीक है, सिनेबार इसको बोल सकते हैं, जब से हाइड्रोजन बोल रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको मरकरी सल्फाइड, उसके बाद यहाँ पे जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो अब इसके बाद एक्सेस एयर जैसी देते हैं, रोस्टिंग जैसे करवाते हो, तो यहाँ पे फिर से वही बात, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। अब ऑक्साइड अगर मेटल मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, सिनेबार्स है जो कि आपको मरकरी सल्फाइड है, बार बार हम वो कह रहे थे, उसके लिए आप देख लेना। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया। अब आगे देखते बच्चों, आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप लो रिएक्टिविटी की बात करें, देखो ये था मॉडरेट, मीडियम का लिखा हुआ है ना, तो जैसे मीडियम में अगर बातें करें, जैसे आपने देखा था, अगर बात करें तो कैल्शियम की बातें करें, ठीक है ना, कैल्शियम तो सबसे टॉप लेवल पे था। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जैसे हम लोग सोडियम, पोटासियम, जिंक, इसका बात करते हैं, देखो ये सब, ये क्या है, मॉडरेट वाला। जिंक था, वैसे जिंक, आयरन, निकेल, ये जो दिख रहा है टीन, लीड, ये सब क्या है, मॉडरेट वाला है ना, ये मॉडरेट। और ये क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव है। तो इसको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं। और इसको क्या करा सकते हैं, तो कैल्सिलेशन और रोस्टिंग के द्वारा निकाल सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा जो मॉडरेट जो मेटल्स होंगे उसको कैसे आप निकाल सकते हो, तो कैल्सिलेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये लिस्ट है, ठीक है ना, बहुत ही अगर बात करें, ये कमजोर वाला मेटल्स है, इसको अगर एक्सट्रैक्शन अगर करने हैं तो आपको क्या करना होगा,
सल्फाइड ओट्स लो, जैसे यहाँ पे सल्फाइड ओट्स है। अब सल्फाइड ओट्स को एक रोस्टिंग करा दो, जैसे इसमें मैंने रोस्टिंग कराया, और रोस्टिंग करने के बाद मेटल्स आपको मिल जाएगा, रिफाइन करवा दो, बात कहानी खत्म। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये मेटलर्जी का आप अपना बुक में देख लेना, ये आपका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टेप्स क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पहले गैंगी उठाओ, मैंने जैसे बताया कचरा, ठीक है ना, पूरा कचरा जिसको बोल सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा कहां से, अर्थ क्रस्ट से। अब वो अर्थ क्रस्ट से जैसे ही आपने निकाल के उठाया यहाँ पे गैंगी, उसको क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग कराओ या तो कैल्सिनेशन कराओ, फिर उसमें रिडक्शन। ये आपके 4 स्टेप्स हैं। पहले गैंगी जो कि ओर्स को उठाओ, रोस्टिंग करो या तो कैल्सिनेशन करो, अब फिर रिडक्शन करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेटल 3 फॉर्म में, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। आप यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ पे आप समझ जाओ, जो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, बोला गया गैंग्यू। गैंग्यू की किसको बोल सकते हैं, जो ये ओट्स होता है, यूजुअली बोला गया कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैंग। ये कचरा ही एक तरीके से होगा ना, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज टाइप का है, पूरा शुद्धिकरण के हिसाब से नहीं है, जिसमें ऑयल क्या बोलते हैं, सॉइल होगा, मिट्टी होगा, सैंड होगा, बालू होगा, ये सब मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, गैंग्यू। अब ये रोस्टिंग क्या होता है, बार बार रोस्टिंग कर रहे हैं, रोस्ट करना, अरे नहीं भाई थोड़ा ये केमिस्ट्री है, थोड़ा देख लो। बोला कि द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। जैसे सल्फाइड ओर्स आपने देखा था, आपने लिया, और जैसे उसको आप हीट करते हो स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जहां पे एक्सेस एयर का प्रेजेंस रहेगा वहां पे बनेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग करना। जैसे आप देखो जिंक सल्फाइड है, आप जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ये आपको पता है हीट करेगा, हीट यहाँ पे कराना पड़ता है, तब मिलेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब इसी को फर्दर, ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, अब इसी जिंक ऑक्साइड के लेयर को ऑक्साइड फॉर्म कहते हैं, और इस ऑक्सीजन को रिडक्शन करना पड़ेगा। ये जो जिंक ऑक्साइड है, इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, ठीक है। वही देखो बच्चे यहाँ पे अगर हम कैल्कुलेशन की बात करें, तो कैल्कुलेशन किसको कह सकते हैं, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर, या एब्सेंस भी बोल सकते हैं। तो कैल्कुलेशन जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है, जहां पे कम मात्रा में अगर कहें तो हवा, एयर को पास किया जाएगा। जैसे आपने जिंक कार्बोनेट उठाया, जैसे आपने वहां पे देखा, जिंक कार्बोनेट हीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिला, अब ये ऑक्साइड का लेयर है, तो फिर से वही बात, जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा जिंक मिल जाएगा। रिडक्शंस क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जिंक ऑक्साइड है और उसके साथ हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट के रिमूव हो चुका है, जिंक ऑक्साइड में से यहाँ पे ऑक्सीजन हो चुका है रिमूव, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो चुका है रिडक्शन। अब जैसे रिडक्शन हुआ तो हम यहाँ पे कहेंगे अब ये बन चुका है जिंक, जो मुझे मेटल्स के प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, और ये कार्बन ऑक्साइड, फिलहाल तो मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो करस्पॉन्डेड हो गया, मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया, अपने आप को यहाँ पे रिड्यूस कर लिया। कार्बन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपने आप को बढ़ा ले, दूसरे घटा दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब रिडक्शन हो गया। ये बात समझ में आ गया। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आप सिनेबार्स की बात बताया था, यहाँ पे व्हेन सिनेबार्स अगर बात करें, एसएस इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मरकरी होता है, ठीक है ना, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बनेगा। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑक्साइड के लेयर को हटा देंगे तो क्या बनेगा, मरकरी, जो कि मरकरी क्या होता है, एक तरीके से आपका मेटल होता है। तो जैसे यहाँ पे सिनेबार्स आप लिया, ठीक है ना, एससीएस की बात करें यहाँ पे, जैसे उसको हिट दिया तो यहाँ पे बन गया आपका मरकरी ऑक्साइड, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बन गया आपका मरकरी ऑक्साइड। और जैसे ये मरकरी ऑक्साइड हुआ बच्चा, तो मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको फर्दर अगर आपको मान लीजिए हीट करना है, देखो यहाँ पे फर्दर अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, मरकरी, और ये ऑक्सीजन हट चुका है, तो मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू द मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। तो यहाँ पे फर्दर हीट करने के बाद ये जो ऑक्सीडाइज का, जो ऑक्साइड का जो लेयर था, हीट करने के बाद ये हट जाता है, ऑक्साइड का लेयर हट जाता है, और आपके पास क्या बच जाएगा, मरकरी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो वीडियो को जो है फिर से आप ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या क्या बातें बताया, ठीक है। तो ये था सिनेबार्स की बात, जो कि आपको ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है, जो मेटलर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे रोस्टिंग की बात करें, कैल्सिनेशन की बातें करें, या हमें बात कर लो यहाँ पे क्या चीज का,
रिडक्शंस का, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब मुझे मेटल्स को रिफाइन करना है, यहां तक तो समझ में आ गया एक्सट्रैक्शंस की बात। अब एक्सट्रैक्शंस के बाद मुझे रिफाइन करना है, और रिफाइन करने के लिए आपको लिक्विड्स के फॉर्म में कैटायन और एनायन के फॉर्म में एनोड और अगर बात करें कैथोड, एनोड एंड कैथोड के फॉर्म में आपको क्या करना होगा, रिफाइन करना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे बोला यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए द मोस्ट ऑफ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे अच्छा क्या है उपाय, सबसे अच्छा उपाय है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करवा दो, ठीक है ना, जिससे क्या होगा आपको तुरंत से है ना मेटल्स आपको प्योरेस्ट फॉर्म में पता चल जाएगा क्या है या नहीं। जैसे देख लो बच्चा यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आपको यहाँ पे क्या जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब ये जैसे अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, कॉपर को अलग करना है ना, क्योंकि कॉपर क्या आपका मेटल है। अब कॉपर को अगर अलग करना है तो देखो क्या करना होगा, ये जो कॉपर दिख रहा है ना पॉजिटिव दो चार्ज होता है जैसे कि आपको मालूम है, तो कॉपर आपको कौन सा रड दिख रहा है, ये जो रड दिख रहा है आपका एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और कैथोड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा ये दोनों रड में, ठीक है, दोनों रड में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाएगा, और ये आपका जो एसिडिफाइड मैंने बताया कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये पूरे पूरे क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला जो दिख रहा है ना, ये जो नेगेटिव वाला जो रड दिख रहा है जिसको एनोड बोलते हैं उसमें जाकर चला जाएगा, तो इम्प्योरिटी जो होगा यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको समझना होगा, वैसे बता दिए एनोड क्या होता है इम्प्योर कॉपर होता है, ये जो एनोड होता है वो इम्प्योर है, ठीक है। अब बोला कैथोड क्या होता है स्ट्रिप द प्योर कॉपर होता है, जो कैथोड की बात करें वो क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म में चला जाए, प्योरेट, ठीक है ना, प्योरेट कंपनी नाम चला गया, प्योरेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराया सॉल्यूशंस में, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वहां पे जो आपका मेटल्स था वो आपको एनोड कैथोड जो आप यहाँ पे देखें उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, एनोड पे हो जाएगा इम्प्योर वाला कॉपर मिलेगा, और कैथोड पे अगर बात करें तो प्योर वाला मिल जाता है, ठीक है। और पासिंग द करंट through the electrolyte their impure metals from and dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metals from the electrolyte is deposited at the कैथोड। जैसे कि आपको मैंने बता दिया सिंपल सी भाषा आप यहाँ पर समझ जाओ, जो एनोड होगा एनोड पे हो जाता है इम्प्योर, इम्प्योर वाले चिपक जाएगा, और कैथोड की बातें करें जो हो जाएगा प्योर्स वाले, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज कॉल्ड एनोड मड, कीचड़, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज था बच्चा, जो इम्प्योरिटीज जो सब्सटेंसेस दिखा यहाँ पे एनोड मड, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोरिजिन्स। ये कोरिजिन्स क्या होता है, जंग लगना, रस्टिंग होना, है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो बोला गया द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरेडेड when they are exposed to the moist air from the long period of time, this is called corrosions। बात सिंपल है, अरे जंग लगना मॉइस्चर्स एयर वाटर को जो कंटेन करा, आप कोई भी अगर नया प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना, कोई नया सब्सटेंस ले लो, आयरन का ही ले लो बात, अब उसको अगर मान लो धूप बरसात में अगर लेकर छोड़ दो, ठीक है ना, उससे पानी के पड़ने दो, ठीक है ना, जाने दो, टेम्परेचर आने दो, जिसमें अगर मान लीजिए ये सब चीजें अगर मान ली होता है समझ जाना उसमें जंग लगना तय, ठीक है ना, कोरिजिन्स हो जाना तय, ठीक है। इसमें मॉइस्चर्स आ जाएगा, एक्सपोज करेगा एयर में, ठीक है। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरेडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय के लिए अगर हो जाता है तो इसका मतलब वो कोरिजिन्स होगा ही होगा, रस्टिंग, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, सिल्वर बिकम्स ब्लैक हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर एज रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, हो जाता है ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर बिकम्स क्या हो जाता है ब्लैक, ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर द गेन्स ग्रीन कोट ऑफ कार्बन, कॉपर कार्बोनेट की ओर चला जाएगा, लेयर चढ़ जाता है, जंग लग जाता है, कोरिजिन्स हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बच्चा, अब सिल्वर चाहे ना वो पूरे तरीके से ब्लैक हो जाएगा जब वो एयर के हिसाब से अगर रिएक्ट करता है तो,
और वही कॉपर रिएक्ट कर मान लीजिए मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, एयर के साथ गेन कर लेगा, ग्रीन कोट हो जाएगा और कॉपर कार्बोनेट में दिखेगा आपको। और आयरन वैन जब एक्सपोज किया जाएगा एयर एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस बन जाता है और रस्टिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आप देखो ना जंग लगना, जब जंग लगेगा तब ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस क्रोजिन से अगर बात करें, इस रस्टिंग से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट कर दो, ऑयलिंग करो, ग्रीजिंग करो, गैल्वेनाइजिंग करो, क्रोम बेंडिंग करा दो, तो क्या हो जाएगा, उससे बचा जा सकता है। और गैल्वेनाइजेशन किसको बोल सकते हैं, तो बोला कि इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एनोड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सुने होंगे या इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुने होंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जो हम लोग वैसा मेटल्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं दूसरे मेटल्स पे ताकि उसका जो है ना जंग ना लगे। जैसे यहाँ पे जिंक की बात बोला गया, तो जिंक का अगर मान लीजिए लेयर किसी दूसरे मेटल पे जाकर डिपॉजिट करो, जैसे मान लो आप साइकिल का घंटी देखो, ठीक है ना, वो या मान लो आप मोटरसाइकिल का जो व्हील होता है, ठीक है ना, उसके रिम्स को देख लो, ठीक है ना, आप अपने घर में जगह बात करें बर्तन को देख लो, ठीक है ना, सब में क्या है, एक तरीके से कोटिंग किया हुआ। कोटिंग करने मतलब क्या हुआ, उसमें डिपॉजिट किया हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता है, कोर्जिन जो होने की संभावना है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। एलॉय किसको कह सकते हैं बच्चा, तो एलॉय बोला गया एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है एक टाइप के जो मिक्सचर्स होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग उसको कह सकते हैं जो एक टाइप के मिक्सचर्स अगर हो जाते हैं ऑफ टू और मोर मेटल्स आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक टाइप का मेटल्स नॉन मेटल्स, बहुत सारे मिक्सिंग। एलॉय का मतलब क्या है, जैसे आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड में तो आपको दिखता है क्या है, गोल्ड दिखता है, गोल्ड जो पहनता है गोल्ड दिखता है, लेकिन वो एक तरीके से दिखता है। अब ये थोड़ी है, उसमें और भी चीजें मिला हुआ रहता है, गोल्ड में और भी चीजें आपको मिला हुआ दिखेगा नहीं रहता है, लेकिन आपको एक तरीके से गोल्ड नजर आएगा, उसमें और दूसरे सब्सटेंसेस नजर नहीं आएगा, लेकिन उसमें और भी चीजें मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो देखने में लगेगा एक के है, लेकिन उसमें अलग अलग चीज से वो आपको बना हुआ रहता है, तो उसी को क्या कहिएगा, एलॉय, ठीक है, उसी को आप क्या कहिएगा, एलॉय। जैसे मान लो आप सब्जी की बात करते हो, तो सब्जी मतलब क्या, आप अलग अलग चीजें देख के मिलाते हो, बनाते हो सब्जी, देखने में तो वो सब्जी है, लेकिन क्या चीज से बना है, अलग अलग मसाला, अलग अलग चीजें, ठीक उसी तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल है लॉजिक ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एलॉय बोला गया एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना बच्चा। आयरन की बात करें, जो हम लोग लोहा देखते हैं ना, आयरन देखते हैं ना, वो क्या चीज से मिक्स करके बना हुआ है, मिक्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कार्बन रहते हैं, ठीक है। वही बात करें स्टील, जो स्टील का मैंने अभी बात बताया, जो आपके घर में अगर मान लीजिए बर्तन है तो आयरन प्लस निकेल्स एंड क्रोमियम से बना हुआ रहता है। ब्रास की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक से बना हुआ रहता है। ब्रास जो आप लोग देखते हो, ब्रॉन्ज जो देखते हो, ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर प्लस टीन से बना हुआ रहता है। सोल्जर्स की बात करो, लीड प्लस टीन से बना रहता है। और एमेग्लम की बात करें बच्चा यहाँ पे, तो ये जो एमलगम होगा वो एमलगम बोला गया इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, यही है, ठीक है ना, जो आपको एमलगम बनाता है। मरकरी ही क्या होता है, मरकरी से क्या बनता है, आपका एमलगम बन जाएगा। तो ये कम से कम याद रखना, ये एग्जांपल्स है जो कि एलॉय के लिए, एलॉय मतलब अलग अलग मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है, मिक्सचर्स होता है, ठीक है ना, जिससे बनता है आपका एलॉय, एलॉय। और वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे अगर बात करें ये रिएक्शन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपका है बच्चा यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शंस क्या होता है, यूजुअली अगर देखा जाए जो ट्रेन का जो पटरी होता है ना, अगर बात करें जो टूट फूट जाता है उसको जोड़ने में थर्माइट रिएक्शंस का काम होता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं रेलवे ट्रैक है, अब वो रेलवे ट्रैक अगर मान लीजिए टूट फूट गया, बीच से ब्रेक कर गया रेलवे ट्रैक, तो उसको जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए थर्माइट रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम पाउडर इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड नोन एज थर्माइट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर के साथ, कैसे, एल्युमिनियम पाउडर इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक, जब रेलवे ट्रैक अगर मान लीजिए क्रैक हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो वहां पे किया जाता है यूज, ये ध्यान रखिएगा, किसको ज्वाइन करने के लिए, रेलवे को, ठीक है।
तो थर्माइट रिएक्शन इधर रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड लेते हैं, जैसे आयरन 3 होता है फेरम फेरस फेरिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाला आयरन लिया गया है, ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम, जैसे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे लिया गया है, ठीक है ना। जैसे आयरन थर्ड लिए हैं और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे निकलने के बाद आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट के साथ मिलेगा। जैसे आपको फिर से आप देख रहे हो, तो थर्माइट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है बिटवीन मेटल्स एंड मेटल ऑक्साइड। ये एक तरीके से आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा एग्जांपल, आयरन थर्ड और एल्युमिनियम। तो यहाँ देखो, जैसे एल्युमिनियम लिया और आयरन थर्ड ऑक्साइड का लिया, तो बनेगा यहाँ पे आयरन, अब प्लस में एल्युमिनियम, अब प्लस देखो हीट यहाँ पे देना पड़ रहा है, -850 किलो जूल का यहाँ पे हीट लग जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोले सर माइनस कैसे इतना, 850 जूल, ये जूल किलो जूल के हिसाब से बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन आपको ये ध्यान रखना है, ये तो आपको रिएक्शंस याद कर ही लेने हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा वन शॉट में, आपको मैंने कम से कम समय में समझाने की कोशिश किया, जो क्या क्या किसको क्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जहां पे कंफ्यूजन हुए हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करना बच्चों। लेकिन जाने से पहले आपके लिए होमवर्क और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आप मुझे बताओगे जो आपको क्वेश्चन इसमें से कितने क्वेश्चंस बना और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बना। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये है आपका 5 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप ये 5 क्वेश्चंस को आप बनाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बन गया, ठीक है, नहीं बने तो आप हमें कमेंट जरूर करना और पूछना कि कौन सा क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और नहीं तो अगर सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।